नमस्कार दोस्तों, देखेंगे हम इस श्रृंखला की अगली वीडियो। इसमें हम कांग्रेस का कराची अधिवेशन देखेंगे जो 1931 में घटा था। ये अधिवेशन हुआ था कराची में। ठीक, देखते हैं। तो जैसा ने आप ऊपर देखे हैं कि जो गांधी इरविन समझौता होता है दिल्ली में, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, जब इसको मंजूरी मिल गई तो विरोध इसका इसलिए हो रहा था, और सब तो सही था, जो 23 मार्च 1931 को आपका भगत सिंह जी को, सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये जो गांधी इरविन समझौता में मांग हुई थी उसमें ये शामिल नहीं था। बस बात थी गांधी जी ने ये उसमें शामिल था कि गांधी जी और इरविन के बीच समझौते में सिर्फ इतना ही था कि जो अहिंसकवादी युद्धबंदी थे उन्हें ही छोड़ा जाए, जिसने हिंसा की वो नहीं छूटे थे। तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है, और इसी अधिवेशन में ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ इसको मंजूरी देने के लिए पटेल साहब की अध्यक्षता में 1931 में 26 से 31 मार्च को होता है। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। ये राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। ठीक, फिर क्या हुआ कि अधिवेशन में कुछ लोग विरोध करने, गांधी जी का विरोध करते हुए उसमें पटेल साहब भी थे। तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, महात्मा गांधी साइड, कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक, और यह पहला अवसर था जहां पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। हमने देखा कि 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, और लेकिन पूर्ण स्वराज को परिभाषित कब कांग्रेस ने किया था, तो 1931 के अधिवेशन में, और पूर्ण स्वराज को महात्मा गांधी ने परिभाषित किया था। ठीक, फिर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब ही बैठक कराची वाली चल रही थी, तो मूल अधिकार आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित नेहरू ने प्रारूपित किया था। ये जो ऊपर देखे हम लोग, फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जो पूरा संकल्प था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और एम.एन. राय इनके सहयोगी की भूमिका निभाए थे। याद रखिएगा ये। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा बताए थे। तो इसमें लिखा है, लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहते आपका सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को कहते। ये चीज़ जो है सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी को कहते, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ था कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और महात्मा गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि थे जो इसमें शामिल थे। ठीक, लिखा भी है, ओनली वन आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। आगे देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन आता है। अब गोलमेज सम्मेलन की कहानी ये है कि जब गांधी इरविन समझौता में क्या कहते हैं कि हो जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द होगा और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तो 10 जून, जो भी कहानी इसकी पिछली है कि जब 10 जून को पहली रिपोर्ट और 24 जून 1930 को दूसरी रिपोर्ट साइमन कमीशन प्रस्तुत करती है, और राजनीतिक संगठनों ने कमीशनों की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस के प्रमुख नेता सब जेल में थे। ब्रिटिश सरकार निराशा एवं जो असंतोष का वातावरण था, तो नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जितने भारतीय थे सब निराशा में डूबे थे। तो इन भारतीयों को लुभाने के लिए अब इसी रिपोर्ट के अनुसार, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1930 में नवंबर में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इस गोलमेज सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधि भाग लिए थे, केवल कांग्रेस भाग नहीं ली थी। ठीक, और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे जैसे तेज बहादुर सप्रू जी थे, श्रीनिवास शास्त्री जी थे। ठीक, उसके बाद आपका मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, आगा खां थे जो मुस्लिम लीग का स्थापना में अध्यक्ष रहते हैं, मुस्लिम लीग का जब गठन होता है तो
फजलुल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, होमी मोदी थे, एम.आर. जयकर जी थे, मुंजे थे जो गांधी जी पे बारदोली में जब वो चोरी चौरा कांड के बाद असहयोग रद्द किए थे, तो ये दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी कांग्रेस कमेटी की, तो अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? तो मुंजे लाए थे, डॉक्टर मुंजे। और वी.आर. अम्बेडकर भी थे, सुंदर सिंह मजीठिया थे, इतने लोग थे। और अब यहाँ पे लिखा है, देखिए देखिए कि अब उन जितना मैंने बता दिया ऊपर सेकेंड, ये सब कि सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन का फेलियर का कारण क्या था? तो सांप्रदायिकता, नहीं पहला ऊपर, सॉरी एक लाइन छूट गई मेरे भाई कहानी बताने के चक्कर में। महात्मा गांधी का जहाज का नाम था उनका एस.एस. राजपूताना, इसी से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे गांधी जी। और अब ये भी ये लाइन थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये लाइन ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जब कांग्रेस गई थी तब का है। फिर क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो के.टी. पाल करते हैं। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल करते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछता है कौन गए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर गए थे। और लोग गए थे, तो आगे सारे बताता हूँ मैं। क्या होता है कि इसी जब सम्मेलन होता है वहाँ पे, तो ईसाइयों क्या कहते हैं कि जो इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट किया था और जो इसकी अध्यक्षता करता है गोलमेज सम्मेलन की, उसमें प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, वही करता है। ठीक, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जान करते हैं जो ये महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। इसमें कांग्रेस के रूप में एकमात्र प्रतिनिधि हमारे गांधी जी थे। ठीक, अब क्या हुआ था कि इनके अलावा गांधी जी के साथ गया कौन कौन था? सरोजिनी नायडू जी गई थी। ठीक, उसके बाद गए थे मदन मोहन मालवीय जी, उसके बाद आपका एनी बेसेंट गई थी। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं गए थे और नेहरू जी नहीं गए थे। ये लोग नहीं गए थे, क्वेश्चन पूछा था इसलिए इसमें लिखा है। और एनी बेसेंट भाग ली थी, तो गांधी जी इसमें जो आंदोलन में गतिरोध हो गया था 1 दिसंबर को ये समाप्त हो जाता है। तो गांधी जी समाप्त क्यों होता है? देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि इस सम्मेलन का जो फेलियर का कारण था सांप्रदायिकता समस्या पर वाद। अम्बेडकर जी डिमांड करते हैं लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं। जब गांधी जी वहाँ से खाली हाथ लौटते हैं तो गांधी जी कहते हैं, मतलब अपने देश पहुँचने पर कहते हैं, ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह सफल था। ये जो अम्बेडकर जी थे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, गांधी जी ने इसको अस्वीकार कर दिया था। और अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। ठीक, जो ऊपर देखे हम लोग। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर आपका 1932 में होता है और 24 दिसंबर तक चलता है। कांग्रेस ने इस अधिवेशन का, जो इस सम्मेलन हुआ था तीसरा वाला, इसमें का बहिष्कार किया। देखिए गोलमेज सम्मेलन एक ही हुआ था, उसके 3 सत्र हुए थे। ये मत सोचिएगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन दूसरा कहता है, तो ये कहता है सही है, लेकिन ये एक ही सम्मेलन था। इनके 3 अलग अलग सत्र हुए थे, पहला गोलमेज सत्र, दूसरा, तीसरा, ऐसे 3 चरणों में हुआ था। 3 चरण थे, 3 सत्र थे, 3 चरण थे, ये समझिएगा। फिर देखिए इसमें लिखा है कि गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3, ये तीनों सम्मेलन अलग नहीं थे, इसीलिए मैं सारा लिख रखा है, बल्कि एक ही सम्मेलन की अवस्था थी और जो तीनों सत्रों में, मतलब अलग अलग चरणों में संपन्न हुआ। ठीक, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए जो ये मांग की थी पृथक निर्वाचन की, सेपरेट इलेक्शन की, वो दूसरे में भी वैसे करते हैं, तो इसीलिए सारा कुछ होता है। और ये जब उन जो वहाँ का प्रधानमंत्री था और सबकी साठगांठ थी, तो वो अब सम्मेलन फेल होने के बाद सांप्रदायिक पंचायत आता है, और वो आता है 16 अगस्त को, और गांधी जी अनशन पे बैठते हैं, वो सब देखते हैं। अगर मान लीजिए पूछता है कि सम्मेलन में कौन कौन से मतलब भारतीय दल शामिल थे, जैसे उदारवादी दल शामिल था, मुस्लिम लीग था, हिंदू सभा था जिसके प्रतिनिधित्व मालवीय जी थे, दलित वर्ग का अम्बेडकर जी, व्यापारी वर्ग के थे, रजवाड़े थे, इन सब ने शामिल थे, पहले में सब भाग लिए थे।
तो ये पूछता भी है। ठीक, अब सांप्रदायिक पंचायत देखते हैं कि दलितों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मानकर और सेपरेट इलेक्शन मतलब कि पृथक निर्वाचन का इसमें मान लिया गया था सांप्रदायिक पंचायत में। अब इसकी देखते हैं इसके बारे में। हुआ है कि जब दूसरा अगर गोलमेज सम्मेलन होता है तो सांप्रदायिक एवं दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की विषय था उस पर सहमति नहीं हो पाई, तो गांधी जी वापस चले आए और सम्मेलन में जो समस्या उत्पन्न हो गई, अब इसका निपटारा करने के लिए जो रेमजे ने, जो प्रधानमंत्री रेमजे था, उसने क्या किया कि इसको इसका मतलब आरक्षण दे दिया, इन लोगों को पृथक निर्वाचन का आदेश भी दे दिया। और इसी के अनुसार उसने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी। इसे ही कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक, और इसी सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें जो थी सुरक्षित कर दी गई और जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। जैसे मतलब मान लीजिए मुस्लिम है तो मुस्लिम इंसान अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको वोट भी मुस्लिम देगा, दलित खड़ा होगा तो उसका वोट भी दलित देगा, तो वहाँ से उनके जीतने की आशा ज़्यादा बन जाती थी। तो इससे क्या होता था, इससे तो बंटवारा हो गया ना सबके मन में कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको मुस्लिम वोट देंगे। तो ये तो फूट डालने की मतलब ये ऐसा बीज बो दिया था। उसने मिनटों कहा था कि मैं ऐसा सांप का दांत बीज बो रहा हूँ जो आगे चल के पूरा व्यवस्था खराब कर देगी। वो आज तक है, तो वही लिखा था। फिर ये क्या होता है कि आगे 1 मिनट और देखते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं। तो मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक बन गए थे। अब दलितों के पास थी तो दलितों को कानून बनाकर दलितों को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया इसमें पंचायत में। इसके तहत अब ये जब पंचायत आने के बाद कौन कौन थे जो मतलब पृथक निर्वाचन के लिए एलिजिबल कर दिया था, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को और आंग्ल भारतीयों को। अब इनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान कर दी गई। केवल प्रांतीय विधानमंडलों में लागू था, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों में लागू था। और गांधी जी, अब यहाँ देखते हैं आपका कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं इसके विरोध में। जब आता है तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं और 20 सितंबर को बैठते हैं 1932 को। 20 सितंबर 1932 को बैठते हैं और गांधी जी 24 सितंबर तक रहते हैं। उसके बाद यरवदा जेल में रहते हैं गांधी उसमें 24 सितंबर तक रहते हैं और यहीं पे आपका पूना पैक्ट होता है। और गांधी जी का पहला आमरण अनशन था ये 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। और मैकडोनाल्ड जो क्या नाम है कि इसके विरुद्ध हुआ था। और फिर गांधी जी के और अम्बेडकर जी के मतलब बीच जो इनके अनुयायी थे गांधी जी के, वो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता करवाते हैं। और इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मतलब सहमति प्रदान की गई थी, इसके बाद मतलब कि जब ये समझौता हुआ तो ब्रिटिश सरकार इसको सहमति प्रदान करती है। ठीक, और 26 सितंबर 1932 को आपका गांधी जी ने अनशन तोड़ा और गांधी जी ने समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ये क्वेश्चन पूछा है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किसने किया था, तो BR अम्बेडकर जी ने किया था और मदन मोहन मालवीय जी किए थे। ठीक, उसके बाद पहले ये सीटें 71 थी सेपरेट इलेक्शन के लिए, लेकिन बाद में लेजिस्लेटिव में 168 कर दी गई थी प्रांतीय में और केंद्रीय में 18% से ज़्यादा ये सब हुआ था। तो इसका देखते हैं। हुआ ये कि जो ये क्वेश्चन पूछा था उसमें दलित वर्गों की ओर से अम्बेडकर जी थे, हिंदू जाति की ओर से मालवीय जी थे, हस्ताक्षर किए थे। और इसमें साथ जो दिए थे वो लोग हस्ताक्षरकर्ता वाले MR जयकर, देवास गांधी थे, फिर आपके बाद भोज थे, बालू थे, गवई थे, सोलंकी थे, त्रिबाऊ सप्रू थे, GD बिरला जी थे, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, बहुत लोग थे, ऐसे मतलब 7-8 लोग थे। फिर सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें की संख्या 31 थी, पूना पैक्ट में बढ़ाकर आपका 148। वही बताए हैं कि ये जब आया था पंचायत तो उसमें आपका 71 थी, लेकिन जब सांप्रदायिक पंचायत हुआ तो 148 हो गई। ठीक, फिर उसके बाद आपका इसमें यूपी क्या याद रखिएगा अलग से अगर पूछ लेता है तो संयुक्त प्रांत में उस समय था, उसमें 20 सीटें आरक्षण की गई थी। कहीं कहीं पुस्तकों में 147 मिलता है, उससे घबराइएगा नहीं, 148 सही है का आयोग ने माना भी है।
और केंद्रीय विधानमंडल में जो लिखा 18%, तो केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्गों की सीटों में से 18% सीटें दलितों को दी मतलब आरक्षित कर दी गई थी। ठीक। और दलित वर्गों का संघ, पहले यहाँ देखते हैं, ऑल इंडियन एंटी अनटचेबल लीग हरिजन सेवा संघ की स्थापना, इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम दास बिरला जी। ठीक। बात यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। गांधी जी पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लिए। उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना की और इसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया। और इसके पहले अध्यक्ष वो क्या नाम है कि बनाए गए थे घनश्याम दास बिरला। दलित वर्गों का संघ मतलब डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना, दलित वर्गों के संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम करते हैं। ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या अम्बेडकर जी इसकी स्थापना करते हैं 1942 में। ठीक है। फिर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1936 में, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा करते हैं, MC राजा। उसके बाद इन्हीं के अध्यक्षता में होता है। फिर 14 अगस्त 1931 को मुंबई में वार्ता के दौरान एक कहानी हुई थी कि अम्बेडकर जी ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं, ये इन्होंने कहा था। आगे मिलेगा, ये देखिए आपका किसको किसको मतलब कम्युनल अवार्ड से सेपरेट इलेक्शन का मतलब कि पृथक निर्वाचन का मिला था। बताएं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, आंग्ल भारतीय और सिख। बौद्धों को नहीं मिला था, याद रखिएगा, बौद्धों को नहीं मिला था। ये क्वेश्चन पूछा है। पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया था, जब देखें, और यही क्षणिक भांति धूल नहीं उठाते हैं, गांधी जी के बारे में दिया है। आगे देखते हैं। तो अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगला चैप्टर उसमें होगा, उसे देखिएगा। ये यहाँ शुरू करते हैं। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक होती है। इसी दौरान इन सदस्यों ने, दोनों लोगों ने मिलकर इस बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की थी। और इनकी आप क्या कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में 1934 में इन्होंने बम्बई में इस नीतियाँ कार्यप्रणाली तय की। ये लोग जो हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी थे और जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने यूथ और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे जो युवा थे वो साम्यवादी की ओर जा रहे थे, उनको रोकने के लिए पहली बैठक हुई थी। तो उसी में पटना 1934 में ये उद्देश्य था इन लोगों का। उसी को रोकने के लिए बम्बई में इन्होंने नीतियाँ बनाई, कार्यप्रणाली लागू की थी। ठीक। फिर क्या हुआ, इनके अन्य सदस्यों के बारे में अगर पूछ देगा तो अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, फिर राम मनोहर लोहिया जी भी थे जो फेमस थे, मीनू मसानी थे, पुरुषोत्तम विक्रम थे, यूसुफ मेहर अली थे। फिर उसके बाद आपका गंगा चरण सिंह जी थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। फिर आपका ये भी बात है कि जयप्रकाश नारायण बिहार की सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन किया था, तो गंगा शरण सिंह, राम बिच बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। और श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे और वे बिहार सोशलिस्ट से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अंडरग्राउंड होकर काम किए थे वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन्होंने काम किया था। अरुणा आसफ अली जी रेडियो पे संचालन करती थी, गुप्त सूचना पहुंचाती थी। ठीक है। और आपका एक चीज़ और है कि गुप्त रूप से जब भारतीयों को संगठित लोग करते थे, और जयप्रकाश नारायण जी थे जो 5 जून जब इमरजेंसी लगी थी 1974 में, पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण की रिहाई होती है
अप्रैल 1946 को। और इसी दिन जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। पटना के बांकीपुर में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीतियों का आलोचना जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग की गई थी 20 मई 1936 को। अब देखते हैं आगे 20 मई 1936 को क्या होता है वो बता देते हैं। 20 मई 1936 को बम्बई में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। यह मैनिफेस्टो जो था आपका ना प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों को प्रतिपादन का विरोधी था। और लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में, नेहरू जी समाजवादी के नारा देते हैं, उसी से दूर हो सकता है, उसी के विरोध में कहा गया था। नेहरू जी समाजवादी का घोषणा करते हैं 1936 में, तो यही आपका बम्बई मैनिफेस्टो आता है, वही बताएं आपको। फिर प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडलों का गठन 1937 वाला देखते हैं। तो आपका फरवरी 1937 में चुनाव होता है, ठीक। 1935 के अधिनियम के आधार पर ये चुनाव होता है। और ये जो चुनाव होता है इसमें कांग्रेस के 5 प्रांतों में बहुमत होती है जैसे मद्रास था, बिहार था, मध्य प्रांत एवं बरार था, संयुक्त प्रांत था, उड़ीसा था। इन सब में कांग्रेस को बहुमत होती है। कांग्रेस मतलब बहुमत के करीब जाती है किसमें तो असम में और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। कांग्रेस का केवल जो पीछे थी कांग्रेस पंजाब में थी, सिंध में थी और बंगाल में थी। इनमें इनके दल बड़ा दल नहीं बना था, छोटे दल में के रूप में थे। और 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में चुनाव और देख लिए। और ये मंत्रिमंडल का कार्यकाल केवल 28 महीने का था। देखिए कांग्रेस सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा था बम्बई, असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में, ठीक। कांग्रेस किस राज्य में? कांग्रेस वाज नॉट लार्जेस्ट पार्टी, बंगाल, पंजाब और सिंध, बीएसपी। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई, मंत्रिमंडल का गठन किया, मद्रास में और आपका बम्बई में, एमपी में और संयुक्त प्रांत में, उड़ीसा में, बिहार में। बाद में इन्होंने उत्तरी पश्चिमी प्रांत और असम में भी सरकार बनाई, ठीक है। अब होता ये है कि जो ब्रिटिश सरकार होती है बिना कांग्रेस के मतलब भारतीयों के परमिशन के युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है उसमें शामिल हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसके विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को 28 महीने का शासन करने के बाद इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद जो जिन्ना होते हैं, मंत्रिमंडल का इस्तीफा जिन्ना 1939 में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। मुस्लिम लीग मनाती है, जिन्ना इसके हेड है, ठीक। और क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 1937 में होती है। इसमें भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई जाती है, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ और होता है, हाँ, संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया जाता है। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में मतलब यूपी में कुल 228 में से 134 स्थान पर कांग्रेस की सफलता मिली थी। और यहाँ पे यूपी में कांग्रेस अकेले सरकार बनाई थी। जब कांग्रेस का यूपी में सरकार था तो यूपी में जो कांग्रेस की सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। कानून और न्याय मंत्री बनाए गए थे कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। और वित्त मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई, ये लोग थे। उसके बाद कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिम शिकायतों की रिपोर्ट ये जो थी वो 1938 में प्रकाशित होती है। इसे पीरपुर रिपोर्ट कहते हैं, पीरपुर रिपोर्ट। जितने भी एक शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में आती है, शरीफ रिपोर्ट, ये सब मुस्लिमों की शिकायतों के लिए। फजलुल हक रिपोर्ट आती है, और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में आता है। इतनी रिपोर्ट आती है। फिर क्या एक क्वेश्चन पूछा है, किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई थी? तो वही कार्यकारिणी समिति 1937 वाला, ठीक।
अब देखते हैं त्रिपुरी संकट, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी, इसकी अध्यक्षता हमारे करते हैं। त्रिपुरी में 1939 में बैठक होती है कांग्रेस कमेटी की। अब हुआ ये कि इसके पहले 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1939 में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में यहाँ आपका अधिवेशन होता है। ठीक, फिर तो गांधी जी द्वारा एक समर्थित व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारामैया, ये भी खड़े थे उनके विपक्ष में। इनको हरा के कांग्रेस में दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। फिर क्या हुआ था, कार्यकारिणी की जब बैठक का गठन होता है तो गांधी जी से इनकी मतभेद हो जाती है और इसी मतभेद में उन्होंने क्या हुआ कि त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी कहते थे कि मतलब आप अध्यक्ष बने रहिए, लेकिन जो कार्यकारिणी की बैठक में सदस्य होंगे वो हम चुनेंगे, जो हम कहेंगे वही आप करिएगा। तो ये इसी मतभेद में ऐसा कुछ हुआ था। फिर तो उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इसी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया हारे थे, उसके बाद इस्तीफा दिए थे तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कार्यकारिणी के गठन पे आपका ये मतभेद हुआ था। फिर उसके बाद ये मई 1929 में जब होता है तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वामपंथी विचारधारा पर आधारित था ये। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट इसलिए कहते हैं, आज थोड़ा सा जान ही लेते हैं कि जब अधिवेशन होता है तो सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के जो वामपंथी, कांग्रेस के दक्षिणपंथी जो थे नेता, समस्त उनके बीच झगड़ा हो जाता है। कार्यकारिणी की समिति का गठन जब प्रश्न खड़ा होता है तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे, उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुभाष चंद्र बोस जी से कहा कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा था गांधी जी ने। फिर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति की में नए विचारक लोग शामिल हों, परंतु वे कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वे चाहते थे कि आने वाले जो संघर्ष होंगे उन संघर्षों में उसका नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें। किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। यही त्रिपुरी संकट है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं देसी रियासतें। क्या होता है कि बटलर समिति का गठन होता है 1927 में। बटलर समिति का गठन 1927 में होता है और इस समिति को क्या कहते हैं, भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर समिति को भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश भारत सरकार, और भारतीय रियासतों के बीच संबंध का जांच करना था, और जो ब्रिटिश संबंधों का जांच करना और ब्रिटिश भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु ये किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1937 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1937 में। 37 में, ये कुछ गलत लग रहा है। ये 37 नहीं है, ये 27 ही होगा भाई। ये 27 है, 100% 27 होगा, क्योंकि जब बटलर समिति गठन हुआ था तभी ये बैठक हुई दिसंबर में। ये 27 है, 37 नहीं है। 1 मिनट, ये 27 है। 1 मिनट होल्ड रहिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो 27 है, दिसंबर 1927 अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का आपका ये इसका आयोजन होता है। ठीक है, और भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेजली स्कॉट, इनका नाम था लेजली स्कॉट, की कमेटी का सम्मुख मतलब दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत किया था। फिर अब आगे देखते हैं कि रियासतों में आए 700 से अधिक जो इसमें आयोजन में राजनीतिक कार्यकर्ता थे रियासतों के, जिसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ये लिखा है कि भारत प्रजामंडल का जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, भारत प्रजामंडल का। ठीक, तो अब इसका यह है कि ब्रिटिश भारत तथा राजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों को राष्ट्रीय लक्ष्य के सामने मतलब बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारतीय प्रजामंडल, इसको कहते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। अब भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय करने की बात की गई थी। ये उस समय की बात है। ठीक,
फिर क्या होता है कि अब ये इसी में लिखा जो क्वेश्चन पूछा था कि कश्मीर का विलय कब होता है, तो 26 अक्टूबर 1947 को। हैदराबाद ने स्टैंड स्टील पर कब सिग्नेचर किया था, तो 29 नवंबर 1947 को। मतलब पहले कश्मीर बाद में हैदराबाद। अब ये है कि 1947 में हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़ के सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। 562 रियासतों में से सिर्फ 3 को छोड़कर सभी शामिल हो गई थी। लेकिन 1948 के अंत तक सभी जितने थे सब अधिकांश रियासतें आपका 1947 तक शामिल हो गई थी। लेकिन ये आपका जो 3 बची थी हैदराबाद और जूनागढ़ है जम्मू कश्मीर 1948 तक सब शामिल हो जाती हैं। ठीक। फिर विभाजन के दौरान किस प्रांत ने संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी थी, तो पंजाब ने रखी थी कि हमको अलग कर दीजिए। पटेल जी कहें अलग रबा दांत तोड़ देंगे हम। पटेल जी ही ऐसा है कि भाई हम लोग इतने सोचिए 562 रियासतें थी। यहाँ से बिहार जाने के लिए ना पासपोर्ट लेना पड़ता, और यहाँ से तमिलनाडु जाने के लिए पता नहीं कितने पासपोर्ट लेने पड़ते। भाई ट्रेन तो चलती भाई कितने छोटे छोटे, मतलब सोचिए मतलब पग रखते एक कदम तो दूसरे देश में चले जाते। इतना उन्होंने बड़ा काम किया, सोचने वाली बात है। बहुत लोग कहते हैं कि जवाहरलाल जी ने किया, पटेल जी ने किया, गांधी जी ने किया। भाई इतिहास अच्छे से पढ़ लो फिर समझ में आएगा किसने क्या किया। कहानी है ना कि जब हैदराबाद में मेनन साहब गए थे, मेनन साहब, तो 7 दिन तक वो बेचारे बंद थे। वो जो वहाँ का नवाब था बहुत क्रूर था साला, था तो बहुत कंजूस। बात ये थी कि 7 कुत्ते 8 कुत्ते पाल के रखता था, कुत्तों का बहुत शौकीन था। जब मेनन साहब गए, ये सचिव थे, गृह मंत्री थे ना पटेल साहब, तो सचिव थे वो। तो जब गए तो 7 दिन तक जब नहीं आए तो पटेल साहब सोचे कि अब तो खतरा हो गया। तब ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। हमारी भारतीय सेना पुलिस के रूप में घुसी और भाई साहब नवाब को लठ बजाया ना, नवाब भगा वहाँ से सीधे पाकिस्तान। ठीक। तो ऐसे थे, साम दाम दंड भेद रुपया पैसा, किसी को प्रिवी पर्स 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया दे के फंसा लिया। अब बाद में तो भाई इंदिराजित्य आई थी, सबका पैसा वैसा गमन, प्रिवी पर्स खत्म हो गया। आगे देखते हैं। चर्चिल और लिनेथगो, द्वितीय विश्व युद्ध है। अब इनकी कहानी देख लेते हैं थोड़ा। हुआ यह कि वर्ष 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो कांग्रेस युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा था। वायसराय था वही लिनेथगो, जो हम यहाँ पर बोले लिनेथगो। उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ था विंस्टन चर्चिल। तो लिनेथगो भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध में शामिल कर दिया और पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्यकारिणी जो कांग्रेस कार्य समिति ने क्या हुआ कि युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की मांग में युद्धों के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए ऐसा मांग की थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का स्वीकृति प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले और फांसीवाद की भर्त्सना की गई थी। लेकिन यह भी घोषित किया गया था कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकृतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब भाई वहाँ वो भी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे। अब जो भारत खुद स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है। अब होता ये है कि 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया। 17 अक्टूबर घोषित करते हैं, तभी तो आपको क्या होता है कि हमारा 22 अक्टूबर को ये लोग इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल। ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस की नीति पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं दिया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का आशय भी नहीं मिला था, यही था। ठीक है। और थोड़ा बहुत यह है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण के मतलब प्रारंभ हुई थी और समाप्त कब हुआ था, तो 1945 में। 1939 में 1 सितंबर 1939 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, 1945 में समाप्त होता है। विंस्टन चर्चिल जो था द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 तक 1939 से 45 तक ब्रिटेन का यह प्रधानमंत्री था। और चर्चिल का जो कार्यकाल था 40 से 45 था। 39 में युद्ध शुरू होता है, 40 में चर्चिल प्रधानमंत्री बनता है। पाकिस्तान की मांग आ गया अगला चैप्टर। चलिए, तो पाकिस्तान का मांग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पाकिस्तान का मांग आएगा, फिर आपका व्यक्तिगत
व्यक्तिगत आपका सत्याग्रह है, फिर इसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आएगा, सब खत्म होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।